हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और इस वीडियो में कुछ कमाल का सिखाने वाले हैं, मतलब एकदम धमाल का कुछ होने वाला है। ठीक है, तो चाहिए आपका अगला 30 to 40 मिनट्स और एकदम लाजवाब वाला चीज सीखने वाले हो। ठीक है, और उसका नाम है, कुछ बोल सकते हो लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा, है ना। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जैसा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको हम क्या सिखाने वाले हैं, पहले ये बात है, क्योंकि हम 3 बार कमाल लाजवाब जैसा वर्ड यूज कर दिए, एक और कुछ यूज किए थे, पता नहीं क्या। इसमें हम तुमको सिखाने वाले हैं कोई भी एक कंपाउंड, लाइक HNO2 है, लाइक HNO3 है, लाइक H2SO4 है, लाइक H2SO3 है ना। ऐसा जितना भी कंपाउंड्स होता है, जितना भी ऐसा कंपाउंड्स तुम नाम सुने हो, उन सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर तुम कैसे बना सकते हो। ठीक है, हाँ जी, एकदम स्ट्रक्चर, कंपाउंड का एकदम स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मान लो कि HNO2 है, तो HNO2 कुछ ऐसा होता है। मान लो HNO2 है, तो HNO2 कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये स्ट्रक्चर ये बहुत यूजफुल होता है, मतलब कि केमिस्ट्री में समझ लो कि केमिस्ट्री में तुम्हारे पास अगर सबसे बड़ा कोई वेपन्स के लिस्ट में कोई वेपन हो सकता है, तो वो हो सकता है कि तुमको कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाने आता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग शुरू करते हैं कि कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं। अब तो तुमको समझ में आ ही गया कि क्या सिखाने वाले हैं। तो तुम्हारा अगला 30 मिनट्स एकदम एक बहुत 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 कमाल का 30 मिनट्स होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना है हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रल एटम। हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम को कैसे फाइंड करें, यह बात आपको जानना है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेंट्रल एटम क्या होता है। तो सेंट्रल एटम भी कुछ होता है। जैसे मान लो कि HNO2 का स्ट्रक्चर है ना, यहां पे HNO2 का स्ट्रक्चर है, तो हम लोग N को बीच में रखते हैं और N के ऊपर ही हम लोग सारी बॉन्डिंग्स बना देते हैं, है ना। तो ये N जो हो गया, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम। मतलब बोल सकते हो तुम हेड इन द फैमिली, है ना। क्या भाई, ये जो एटम्स का एक फैमिली है HNO2 में, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अब इसमें एक हेड होगा। कौन हेड होगा, तो यहां पे नाइट्रोजन हेड होगा, तो उसको हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं। जैसे तुम्हारी फैमिली होती है, चलो कुछ बातचीत करते हैं। तुमको पता है बातचीत मतलब कमाल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एक फैमिली में हम लोगों की जो अपनी फैमिली होती है, एक फैमिली में कितने लोग होते हैं, तो हम लोग अपने फैमिली में देखो 3 तरह के लोग होते हैं अपने फैमिली में। पहला, एक तो होता है हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली मतलब पापा, दादाजी, ऐसे लोग, हेड ऑफ द फैमिली। दूसरा, फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स, हेड ऑफ द फैमिली को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर्स है घर में, वो सारे मेंबर्स। और तीसरा, हम लोग के घर का जो सर्वेंट होता है, वो भी एक तरह का हम लोग का फैमिली ही होता है। ठीक है, तो हम लोग का सर्वेंट। तो 3 लोग होते हैं हम लोग के घर में। अब देखो, हेड ऑफ द फैमिली एक ऐसा बंदा है जिस बंदे से घर का जो सर्वेंट होता है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखता है, थोड़ा उसे दूर रहना पसंद करता है। वो घर में बस उसी से डरता है और किसी से नहीं डरता है। बाकी तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उसके फ्रेंड हो जाते हैं। तो फैमिली मेंबर्स के साथ तो वो हंसते खेलते रहता है। तुम्हारा मोबाइल छीन के तुम्हारे मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करके लगेगा फेसबुक चलाने, है ना। लेकिन क्या वो हेड ऑफ द फैमिली का मोबाइल छीन सकता है, उनके मोबाइल में फेसबुक चला सकता है? नहीं। वो हमेशा हेड ऑफ द फैमिली से सर्वेंट देखो एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए है, और दोनों के बीच में कौन है, दोनों के बीच में फैमिली मेंबर्स होते हैं। अब मान लो कि घर के नौकर को अगर कोई चीज चाहिए, आज इस दिवाली में घर के नौकर को छुट्टी चाहिए, भाई हम 2 हफ्ते तक इस बार हम एकदम छुट्टी रहेगा, हम गांव जाएंगे, और हमको कम से कम 4 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, मतलब कि आप हमको 40,000 रुपए एकदम एडवांस देंगे, प्लस हमको एकदम लेनिन वाला शर्ट और लेनिन वाला पैंट चाहिए, और मेरे बाबूजी को भी लेनिन वाला शर्ट और लेनिन वाला पैंट चाहिए, और मेरे घर में बाकी सबको महंगा वाला कपड़ा देना होगा आपको, है ना।
तो इतना मेरा डिमांड है, इस बार तो एकदम मिलना ही चाहिए। तो अब ये घर का सर्वेंट जो है ये डिमांड जाकर के क्या हेड ऑफ द फैमिली से करेगा? नहीं, वो डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा। किससे बुलवाएगा? किसी ना किसी फैमिली मेंबर को पकड़ के बुलवाएगा, जिस फैमिली मेंबर के बात को हेड ऑफ द फैमिली सुनते होंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सर्वेंट होता है ये हेड ऑफ द फैमिली से अटैच होता है। किसके थ्रू? किसी ना किसी फैमिली मेंबर के थ्रू अटैच होता है। ठीक है, तो यहां पे हेड ऑफ द फैमिली से मेरा मतलब क्या है? हेड ऑफ द फैमिली से मेरा मतलब है सेंट्रल एटम से। ठीक है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मत समझ लेना भैया, सेंट्रल एटम ही समझना, हम लोग साइंस में है, कॉमर्स में ना है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम। दूसरा सर्वेंट। सर्वेंट से मेरा मतलब क्या है? तो एक ये मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में हमेशा हाइड्रोजन एंड मेटल्स इन नॉट ऑल केसेस बट समटाइम्स हाइड्रोजन और मेटल्स को तुम वो सर्वेंट जैसा ट्रीट कर दो। ठीक है, जो हेड ऑफ द फैमिली से एक डिस्टेंस को मेंटेन करेगा, मतलब सेंट्रल एटम से एक डिस्टेंस को मेंटेन करेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। अब क्या है कि हम लोग सेंट्रल एटम को कैसे फाइंड आउट करें, है ना? तो सेंट्रल एटम फाइंड आउट करने का आपको हम 4 पॉइंट्स बताते हैं। 4 में से आप देख लो, कहीं 2 पॉइंट मिलेगा, कहीं 3 पॉइंट मिलेगा। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेंट्रल एटम को चूज कर लिया करो। ठीक है, तो कौन से वो 4 पॉइंट्स हैं? तो 4 पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट होता है वो होता है लेस नंबर इन कंपाउंड। लेस नंबर इन कंपाउंड मतलब कि वो एटम सेंट्रल एटम बनने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस में जाएगा जिसका कंपाउंड के अंदर में नंबर क्या हो? कम हो। ठीक है, दूसरा मोर कोवैलेंसी। मोर कोवैलेंसी का मतलब क्या है? उसका ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो, मतलब कि मोर कंबाइनिंग कैपेसिटी हम लोग बोल सकते हैं। मोर कंबाइनिंग कैपेसिटी हम लोग बोल सकते हैं, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं? थर्ड हम बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होना चाहिए। और फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं? फोर्थ हम बोल सकते हैं कंपैरेटिवली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, अब एकदम कम नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा कंपैरेटिव लो होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा कम होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हमको जहां मिल जाएगा हम बोल देंगे कि वही एटम क्या बना? सेंट्रल एटम। अब चलो एक हम आपको चूज करके दिखाते हैं। मान लो कि मेरे पास HNO2 था, जैसे अभी हम लोग HNO2 का स्ट्रक्चर बनाए थे, तो मेरे पास HNO2 है। तो HNO2 में हाइड्रोजन की कोवैलेंसी तो 1 हो जाती है, तो हाइड्रोजन तो भाई छोड़ दो, ये तो सर्वेंट है, तो इसको ये सेंट्रल एटम कभी बनेगा नहीं। तो बचा कौन? बचा नाइट्रोजन और बचा कौन? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन कर देते हैं। पहला ही पॉइंट में बोला गया है लेस नंबर इन कंपाउंड, तो नाइट्रोजन का कंपाउंड में नंबर हमको क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। तो देखो नाइट्रोजन को 1 पॉइंट मिल गया जबकि ऑक्सीजन को पॉइंट नहीं मिला, लेस नंबर इन कंपाउंड पे। दूसरा क्या है? मोर कोवैलेंसी। कोवैलेंसी ज्यादा होना चाहिए। अब नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? देखो तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना? 3 बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है जबकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। तो कोवैलेंसी ज्यादा किसका हो गया? नाइट्रोजन का कंबाइनिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन को अगेन 1 पॉइंट मिल गया, ऑक्सीजन को यहां पे फिर से पॉइंट नहीं मिला। फिर है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में भी है और लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में भी है। अब बस प्रेजेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ लोन पेयर की हम लोग बात नहीं किए हैं। तो भाई दोनों के पास में है, तो चलो हम लोग दोनों के पास में है तो दोनों को 1-1 पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन को फिर अगेन 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो तो ये 4-1 से ये मैच कौन जीत गया? नाइट्रोजन। तो कौन सेंट्रल एटम बनेगा? तो यहां पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बनेगा। बस यही करके आपको क्या करना है? हर कंपाउंड में सेंट्रल एटम को ढूंढ लेना है।
अब चलो सेंट्रल एटम ढूंढने के ऊपर पहले क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन है H2SO4। H2SO4 में आप हमको बताओ सेंट्रल एटम कौन बनेगा। ठीक है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, एकदम अभी हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा, फटाफट फटाफट। बिल्कुल, हाँ एकदम सही जा रहा है, एकदम सही बता रहे हो, हाँ एकदम ठीक है, गुड। एक और तब लगे हाथों, H3PO4 सेंट्रल एटम कौन होगा? जल्दी जल्दी बताओ, एकदम फटाफट फटाफट, एकदम, हाँ एकदम सही, बहुत अच्छे, गुड, एकदम बहुत अच्छा बता रहे हो, गुड, सही है। चलो तो हो गया, ये पता चल गया कि हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम तो अब बता पाओगे, सही है। इसके बाद अब क्या हम लोग कर सकते हैं सेंट्रल एटम जानने के बाद, कि अब एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं वही HNO2 कंपाउंड से। इसी के ऊपर सब सीखते आ रहे हो, आज का गिनी पिग यही है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कौन बना? नाइट्रोजन। अब है क्या इसके पास? एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन को तो दूर रखना है, तो हाइड्रोजन को दूर रख दिए। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच कैसे रहेगा? तो कोई सी एक फैमिली मेंबर से, और फैमिली मेंबर में कौन था? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के थ्रू नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। जी हां, ऑक्सीजन के थ्रू नाइट्रोजन से, मतलब सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो अब पहला काम हम लोगों को करना है कि हाइड्रोजन को प्लेस कर देना है, और दूसरा काम हम लोगों को क्या करना है? सेंट्रल एटम के ऑक्टेट को कंप्लीट कर देना है, कि सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो देखो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन तो था, एक इधर में बॉन्ड बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन के साथ एक शेयर किया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इधर एक ऑक्सीजन के साथ में अगर डबल बॉन्डेड हो जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, HNO2 का स्ट्रक्चर आपका बन गया, है ना। अब मान लो कि HNO3 आ गया। क्या आ गया? HNO3। तो HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को दूर भगा दिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए, नाइट्रोजन के पास क्या बचा हुआ है? अभी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक और जो ऑक्सीजन बचा है उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कर दो। तो वन साइडेड शेयरिंग होता है, इसको पढ़े हो आप, क्लास 10th में भी पढ़े हो और क्लास 11th में भी हमने बताया आपको। तो वन साइडेड शेयरिंग मतलब कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां चला गया भाई? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डोनेट कर दिया गया, तो यहां से डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो इसका भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस ऑक्सीजन का भी अब क्या हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। और बाकी सबका आप देख ही रहे, ऊपर में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स करके दिखाई दिया है ना। तो ये हो गया आपका HNO3 का स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम लोग एक दो और कंपाउंड की तरफ में। तो आगे हम लोग देखें कुछ कंपाउंड्स लाइक H2SO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो, चलो एक एक करके देखते हैं। H2SO3 का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सेंट्रल एटम अभी अभी आप बताए थे मेरे को, सल्फर हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों साइड में हम 2 हाइड्रोजन लिख देंगे, और हाइड्रोजन को हम दूर किससे करेंगे? अटैच किससे करके रखेंगे? सल्फर से। तो ऑक्सीजन है भाई फैमिली मेंबर, तो ऑक्सीजन से अटैच करके रखेंगे। अब सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 तो इधर आ गया कोवेलेंट बनाने के लिए, है ना। तो सल्फर का ऑक्टेट तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। अब सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, आप ध्यान दो तो इधर के ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, सबके पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन का भी देखो डुप्लेट कंप्लीट। तो अभी कितना ऑक्सीजन बच गया मेरे पास? तो एक ऑक्सीजन बच गया, तो एक ऑक्सीजन को हम यहां पर लिख दिया। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सल्फर क्या करेगा? इसको कोऑर्डिनेट कर देगा एक, तो कोऑर्डिनेट कर देगा, तो इस ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? H2SO3 का स्ट्रक्चर बन गया। मान लो यहां पे H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर फिर हमको बनाना है, तो H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो एक और ऑक्सीजन आ गया। तो देखो सल्फर के पास अभी एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसको भी कोऑर्डिनेट कर सकता है। किसको कोऑर्डिनेट कर सकता है? दूसरे ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो इधर में इस ऑक्सीजन को भी कोऑर्डिनेट कर दिया गया। तो किसका स्ट्रक्चर बन गया? H2SO4 का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहां पे H2SO5 का अगर स्ट्रक्चर बनाना पड़ा तो ये कैसे बनाएंगे? ये तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अगर H2SO5 आ जाएगा तो हम H2SO5 को क्या कर देंगे? यहां पे
परऑक्सी लिंकेज में डाल देंगे। कौन सा लिंकेज में डाल देंगे? परऑक्सी लिंकेज में डाल देंगे। देखो इधर OH डाल देंगे। ये जो होता है ना, ये आपका जो यहां पे ये जो बात आ गया, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज, है ना। तो परऑक्सी लिंकेज हो गया भैया। तो परऑक्सी लिंकेज मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड। ये परऑक्सी लिंकेज ना आप एक कंपाउंड में एक ही दे सकते हो, अगर एक से ज्यादा देते हो तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे बहुत कम ही कंपाउंड है जहां पे एक से ज्यादा परऑक्सी लिंकेज देखा जाता है ना। मोस्ट ऑफ कंपाउंड में एक ही परऑक्सी लिंकेज देखा जाता है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि आप H2SO6 जैसा कंपाउंड नहीं बना सकते, क्योंकि हम इसमें दूसरा परऑक्सी लिंकेज नहीं दे सकते। तो दूसरा परऑक्सी लिंकेज जब नहीं दे सकते तो H2SO6 की बात हम नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं भाई? H2SO4 ही इधर में मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये बन गया आपका H2SO4, है ना। H2SO3, H2SO4 और H2SO5। अब अगर ऐसा ही हम आपको एक और स्ट्रक्चर दें बनाने के लिए, मान लो कि आपके पास स्ट्रक्चर बना रहे हो आप KMnO4, ठीक है, KMnO4, K2Cr2O7, है ना। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप कैसे बनाओगे? तो यहां पे देखो Mn तो हो गया सेंट्रल एटम, है ना। रहा एक K, तो K को पहले दूर कर दो। K को दूर कर दिए तो Mn के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 7 इलेक्ट्रॉन में एक तो इधर बॉन्डेड हो गया, तो 8 तो इसका हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन एक K गया और एक ऑक्सीजन गया। अभी कितना ऑक्सीजन बचा है? 3 ऑक्सीजन। तो देखो यहां पे 3 लोन पेयर दिख रहा है ना, तीनों लोन पेयर से एक एक ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दो। देख रहे हो? आपको करना क्या है? मेटल्स को सेंट्रल एटम से दूर, मेटल्स का ऑक्टेट कंप्लीट, और जो भी लोन पेयर्स बचे हैं उससे बचे हुए एटम्स को कोऑर्डिनेट। बस यही है भैया फंडा आज का। यहां से आप जो मन करे सो बनाओ, जैसे मन करे वैसे बनाओ। जैसे K2Cr2O7, तो K2Cr2O7, K2 को तो बनाएंगे नहीं, बचा Cr2 और O7। तो Cr हमको दिख रहा है नंबर में कम, तो आप क्रोमियम को बना दो सेंट्रल एटम। अब आप बोलोगे कि यहां पे तो 2-2 क्रोमियम है, तो कोई बात नहीं, दोनों क्रोमियम को लिख दो। ठीक है। और जब आप 2 सेंट्रल एटम लेते हो तो बाकी जितने भी लोग हैं, अब जैसे 2 भाई हैं, मान लो 2 बाहुबली है ना। अब यहां कोई भल्लाल देव नहीं है, कौन है? दोनों ही बाहुबली है। तो शिवगामी देवी कैसे डिवाइड करती है पूरे अंपायर को? शिवगामी देवी बोल देते कि जब दोनों बाहुबली है तो दोनों भाई को इक्वल इक्वल अंपायर बांट देती। अब यहां पे भल्लाल देव का तो कोई सीन था नहीं, तो दोनों को अगर इक्वल इक्वल अंपायर बांटती तो सब कुछ इक्वल कर देती। और अगर दोनों भाई एक ही जैसा है तो दोनों आपस में जुड़ के रहता, है ना। तो भाई शिवगामी देवी अपना धर्म निभाती, दोनों भाई अपना धर्म निभाता। तो शिवगामी सब कुछ आधा आधा बांट देती। तो चलो तुम भी शिवगामी जैसा सोचो, और तुम भी क्या करो, अगर 2 सेंट्रल एटम बना रहे हो तो बॉन्डेड एटम्स को क्या कर दो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो भाई दोनों को क्या मिलेगा? एक K दोनों को मिलेगा। और ऑक्सीजन के पास आओगे तो देखो यहां पर 7 ऑक्सीजन है, तो 3-3 तो मिलेगा और एक ऑड रह जाएगा। तो चलो पहले 3-3 बांटते हैं, फिर देखते हैं ऑड का क्या होगा। तो सबसे पहले तो K को दूर कर दो एक एक ऑक्सीजन से लगा करके, ये तो आपको कर ही देना है, तो आप कर दिए, गुड। इसके बाद क्या है भाई, यहां पे देख लो कि तीनों को क्या मिला? 3-3 ऑक्सीजन मिला, तो 2-2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो जैसे 2-2 आप कोऑर्डिनेट में पहले मार दो, तो 2-2 आप कोऑर्डिनेट कर दिए कोऑर्डिनेट हो गया। अब एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो उस ऑक्सीजन को क्योंकि दोनों भाई जब बाहुबली ही है तो आपस में इक्वली बांट लेगा, तो बीच में रख के बांट लिया। तो देखो K2Cr2O7 का स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक। अब जब हम लोग बाहुबली वाली स्टोरी पे आ ही गए हैं तो चलो फिर एक सीरीज ऑफ कंपाउंड आपको हम करना सिखाते हैं, लाइक H2S2O2, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6,
H2S2O7, ये जो H2S2O7 है ना, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, H2S2O8, ठीक है। ये पूरा देखो एक ही जैसा कंपाउंड है, सब एक ही सीरीज का कंपाउंड है। तो ये एक ही सीरीज के कंपाउंड्स को हम कैसे सॉल्व कर ले, तो यहां पे क्या सेंट्रल एटम दिख रहा है, सल्फर, तो सल्फर को सेंट्रल एटम बना दिए। अब दोनों बाहुबली है तो दोनों सेंट्रल एटम बन गया। अब दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो, तो सबसे पहले हम H2S2O2 से शुरू कर रहे हैं, तो दोनों को क्या क्या मिलेगा, एक एक ऑक्सीजन और एक एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम से दूर रखना है। किसके थ्रू दूर रखना है, ऑक्सीजन के हेल्प से यहां पे दूर रखेंगे, तो ऑक्सीजन के हेल्प से क्या कर दिए, हाइड्रोजन को दूर कर दिए। अब सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, देखो तो नहीं, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दोनों सल्फर आपस में एक बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो सल्फर का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, सल्फर दो बॉन्ड बना लिया, तो H2S2O2 बन गया। अब जब H2S2O3 आएगा तो O3 कैसे बनेगा, तो मान लो कि ये दोनों बाहुबली बगल में एक जाकर के दूसरा अंपायर जीत गया, तो एक भाई, मतलब ये भाई दूसरे भाई को बोलता है कि ये जो नया ऑक्सीजन का अंपायर हम लोग जीत के आए हैं, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या है भाई, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, एक काम करो इसको तुम रख लो। तो ये देखो एक भाई को एक ऑक्सीजन मिल गया, तो एक भाई क्या किया, एक सल्फर क्या किया, एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर दिया, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, H2S2O3 हो गया। अब अगर H2S2O4 होगा तो O4 कैसे कर देंगे, तब अब दूसरा वाला एक कोऑर्डिनेट कर देगा। अब देखो एक एक करके करेगा, ऐसा नहीं कि एक दोनों कर दे और एक एक भी ना करे, सिमेट्री ऑफ कंपाउंड भी कुछ कहलाता है, तो ये लोग एक एक करके करेगा। फिर H2S2O5 करेगा, तो ये एक यहां से कर देगा O5, फिर ये हो जाएगा O6। अब देखो तो ऑक्टेट कंप्लीट, ये लोन पेयर्स कंप्लीट, अब तो कोई लोन पेयर बचा नहीं, तो लोन पेयर बचा नहीं तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, जी हां बीच में जाएगा, तो अब लेके आओ बीच में, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन को तुम बीच में लेकर के आ जाओ, तो O7 बन जाएगा। अब देखो यहां पे हम बोले थे कि ये कंपाउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन आके रखा है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या आके रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि इसको ओलियम कहते हैं, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। ओलियम का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, और एक बार एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT एक बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, जिसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शोज SOS पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग। तो देखो मैंने SOS पैटर्न आपको दिखाया, कहां है भाई, ये देखो SOS दिख रहा है, SOS पैटर्न। तो SOS पैटर्न का बॉन्डिंग हमको H2S2O7 में देखने को मिलता है, जो कि एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। अब बात होगा कि H2S2O8 आ गया, तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो क्या कर दो आप, परऑक्सी लिंकेज लगा दो। और परऑक्सी कहां लगेगा, तो बीच में लगेगा, परऑक्सी दोनों सेंट्रल एटम के बीच में लगेगा, ताकि परऑक्सी को सेंट्रल एटम के कंट्रोल में रखा जा सके, ठीक है, सेंट्रल एटम से बहुत ज्यादा उसका डिस्टेंस नहीं हो जाए, तो ये परऑक्सी बीच में लगेगा। तो ये आपका H2S2O8 का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो देखो एक पूरा सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया ना, तो ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। हम एक और स्ट्रक्चर आपके साथ, एक सीरीज का स्ट्रक्चर और डिस्कस करेंगे, और फिर यहीं पे हम इसको रोक देंगे, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट और नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको हम प्रैक्टिस के लिए पूरा एक क्वेश्चंस का सीरीज अभी ये लाइव चैट बॉक्स में दे देते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी हम दे देते हैं, और आप ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स बना करके मुझे व्हाट्सअप करोगे मेरे नंबर पे, और मेरा नंबर तो लगभग सबके पास है ही, है ना। जिनके पास नहीं है वो लोग नोट कर लो, 8240599543। इसके ऊपर में आप हमको जितना भी वहां पे स्ट्रक्चर्स आपको हम क्वेश्चन में दे, वो सारे स्ट्रक्चर्स को बना करके भेजना है, ठीक है। तो चलिए एक और सीरीज का स्ट्रक्चर जो कि AIPMT का क्वेश्चन रहा है, H2PO2 H2PO3 सॉरी एक और सीरीज का स्ट्रक्चर जो कि आपका नीट का क्वेश्चन रह चुका है। क्वेश्चन था H3PO2 H3PO3
और H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहां पे आपको हम एक एक्सेप्शन भी डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। यह सेंट्रल एटम क्या बनेगा, सबसे पहले आप देख लो। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर हम लोग पहले बनाते हैं। तो H3PO2 में सेंट्रल एटम क्या होगा, फास्फोरस होगा। तो फास्फोरस हो गया आपका सेंट्रल एटम। फास्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन को हम अटैच कर दिए, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन दिखा हमको। फास्फोरस इधर एक कोऑर्डिनेट कर लिया, तो 6, ये कोवेलेंट कर लिया, तो 6 हो गया। अब फास्फोरस क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट अपने से जोड़ देगा, ऐसे 2 हाइड्रोजन को आपस में जोड़ देगा, तो 8 कर लेगा, और एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा। तो ये बन जाता है आपका H3PO2 का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ खास बात है, कुछ तो खास है यहां पे। जो भी खास है उसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, पहले हम लोग स्ट्रक्चर सारे बना लेते हैं, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर है H3PO3 का। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ये POH, और इधर में भी आ जाएगा आपका OH, और इधर में क्या रहेगा, एक कोऑर्डिनेट O और एक हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। देखो यहां पे हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तुम गौर किए इस बात पे। हम लोग बात किए थे कि हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम से दूर रखना है, लेकिन यहां पे हम हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जोड़ रहे थे। पता नहीं तुम इस बात पे ध्यान दिए थे कि नहीं दिए थे। तो ध्यान नहीं दिए थे ना मुन्ना, तो ध्यान इधर उधर जो भटक रहा है कमरे में, उसको इधर इधर स्क्रीन पे लेके आओ, ठीक है ना। और नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही तुम्हारा ठेंगा तुमको सीखने को कुछ मिलेगा, है ना। और फिर हो जाएगा तुम्हारा भी वो बेड़ा गर्क और लुटिया डूब जाएगी, और जो भी बोलते हैं सो तुम खुद को बोल लो, हमको बोलने नहीं आता, ठीक है। तो अब किसका स्ट्रक्चर, जल्दी बोलो, H3PO4 का स्ट्रक्चर। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसा बनेगा। देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। यहां पे एक कोऑर्डिनेट O आके लग जाएगा। देखो H3PO4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका H3PO4। अब आप देखो, अगर हम लोग इस कंपाउंड को हीट कर दें, H3PO2 को अगर हम लोग हीट कर दें, तो हीट कर देंगे तो पता है यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, OH का बॉन्ड टूट जाएगा। OH का बॉन्ड टूट करके ये एक H+ रिलीज कर देगा। एक H+ रिलीज कर देगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, मोनोबेसिक एसिड है ये, है ना। अगर हम लोग इसको हीट कर देंगे तो ये क्या करेगा, यहां से देखो ये हाइड्रोजन टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन टूट जाएगा। एकदम ध्यान से मेरे बात को सुनते रहो, फिर हम लास्ट में कुछ बहुत कमाल का बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइबेसिक एसिड हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड हो जाएगा। और यहां पे जब हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 H+ को रिलीज करेगा। यहां से हाइड्रोजन टूटेगा, यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, तो 3 H+ को रिलीज कर देगा। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है, ट्राइबेसिक एसिड है, ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। यही क्वेश्चन नीट में पूछा था कि H3PO2, H3PO3 और H3PO4 में कौन सा मोनो है, कौन सा डाई है और कौन सा ट्राइबेसिक है। ये तभी तुम क्लियरली बता पाओगे जब तुम इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे, और स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो तो ये कभी 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 तुमसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान रखिए। अब देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे तो 3 हाइड्रोजन था H3PO2 में, लेकिन एक ही हाइड्रोजन रिलीज हुआ है। तो अब आती है एकदम एक कमाल की कॉन्सेप्ट जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाए सेंट्रल एटम से, अगर घर का नौकर जब जाके घर के मालिक से डायरेक्टली अटैच हो जाता है ना, जब उससे उसका अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, देखो जब बॉन्ड बन गया किसके बीच में, सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब कि घर के मालिक और नौकर के बीच में, तो पता है क्या बनता है, स्वर्ग बनता है। स्वर्ग मतलब कौन सा स्वर्ग, वो गोविंदा और राजेश खन्ना का स्वर्ग मूवी वाला स्वर्ग, है ना। अब घर का मेंबर घर से चला जाएगा, लेकिन घर का नौकर घर में ही रहेगा, वो रामू का टाइप हो जाता है ना। अब यहां पे ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाएगा। ये फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो जल्दी अब टूटेगा ही नहीं। तो कभी भी जब सेंट्रल एटम डायरेक्टली अटैच हो जाए आपका हाइड्रोजन से, तो वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत
हाई हो जाता है और वो बॉन्ड अब जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। तो बॉन्ड जब जल्दी ब्रेक नहीं करेगा तो वो हाइड्रोजन अब रिलीज नहीं होगा। तो यहां पे देखो सिर्फ यही एक हाइड्रोजन है जो रिलीज हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है किससे, सेंट्रल एटम से। और यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन ऐसा है और यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन ऐसा है जो रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया कि मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक की बात हो गई। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो तो अब कुछ कुछ तो आइडिया हो ही गया आपको, है ना। अब बहुत सारा कुछ आइडिया हम लोग अगले डीआईडी में कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत थोड़ा ठीक ठाक लंबा सा चलने लगा, तो अब ये लंबा जाने लगा तो इसको हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। कल के डीआईडी के एपिसोड में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप कीजिए। और अगर आपको मेरा ये डेली आईआईटी डोज का जो एपिसोड्स आ रहे हैं, जो कि आज हम लोग 7वें एपिसोड को यहां पे डाल रहे हैं, अगर आपको पसंद आता है, 7वां या 8वां है, शायद 8th एपिसोड है, तो अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और बहुत कुछ सीखते रहिए हमारे इस शो के साथ जिसका नाम है डेली आईआईटी डोज। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं जो भी हम लोग के कंपाउंड्स थे। पहला कंपाउंड था आपके होमवर्क का Na2S। ठीक है, तो Na2S कंपाउंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोडियम जो है ये मेटल है और 2 सोडियम है और सल्फर आपका नॉन मेटल है। तो सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे देगा। दोनों ही सोडियम अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को अगर सल्फर को दे देंगे तो सोडियम जो 281 है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर जाएगा। तो दोनों सोडियम अगर अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर जाएंगे तो ये लोग 281 से कहाँ पहुँच जाएंगे? 28। और ये क्या है भाई, ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 286 इलेक्ट्रॉन्स था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 288 मतलब आर्गन के पास पहुंच जाएगा। ये आर्गन के स्ट्रक्चर को ये एक्वायर करेगा और ये दोनों ही क्या करेंगे? नियॉन के स्ट्रक्चर को एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा रहेगा, NaS Na और इसके ऊपर प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज। तो सल्फर पे 2 माइनस और सोडियम पे 1-1 प्लस चार्ज। ठीक है, CaH2 है अगला कंपाउंड। तो CaH2 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो कैल्शियम जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है और हाइड्रोजन जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं। तो कैल्शियम क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है, तो कैल्शियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों ही हाइड्रोजन पे 1-1 नेगेटिव, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 नेगेटिव। तो कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? Ca+2 और H2 जो है इसके ऊपर -1 चार्ज रहेगा, है ना। ऐसा कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। स्ट्रक्चर समथिंग लुक्स लाइक HCaH, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो कैल्शियम के ऊपर आपका 2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है H2O2। तो H2O2 स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन आपस में पेरोक्साइड बनाता है। ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्सिल लिंकेज को लेकर के हमने आपसे पहले बात किया था। तो पेरोक्सिल लिंकेज देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड जहाँ भी हमको दिखती है हम इसको क्या कहते हैं? पेरोक्सिल लिंकेज कहते हैं। और दोनों ही ऑक्सीजन पे 1-1 हाइड्रोजन को आप अटैच करवा दो। तो H2O2 का स्ट्रक्चर देखो आपके पास बन गया। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है PH3। तो फॉस्फोरस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और ये 3 हाइड्रोजन के साथ में कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा। तो PH3 का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें तो हम लोग का कंपाउंड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कंपाउंड में कार्बन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 और ऑक्सीजन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 6 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्या करेगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड हो जाएगा।
डबल बॉन्डेड हो जाएगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गए ऑक्सीजन के। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अभी तक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अपने इलेक्ट्रॉन थे और 2 म्यूचुअल शेयरिंग से उसको मिल गया ऑक्सीजन के साथ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब क्या करेगा ऑक्सीजन, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर देगा अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड कार्बन, जिससे उसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के मिल गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला ऑक्सीजन से म्यूचुअल शेयरिंग करके और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग करके, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो कंपाउंड है वो है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन सेंट्रल एटम हो जाएगा और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी हम लोगों ने बात किया कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्डेड हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ इधर, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इधर और इधर भी डबल बॉन्डेड हो जाएगा, तो इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स देखिए सबके पास हो गया। तो ये आपका CO2 का स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं HCN के स्ट्रक्चर को लेकर के। तो HCN के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है और ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो गया और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में वो जाकर के बॉन्ड बना लिया, कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया कोवेलेंट बॉन्डिंग में। तो 8 इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास भी हो गया और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी इसका भी डुप्लेट रूल कंप्लीट हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं KCl, पोटेशियम साइनाइड कंपाउंड को। तो पोटेशियम साइनाइड K है और C ट्रिपल बॉन्डेड N रहेगा, C ट्रिपल बॉन्डेड N है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखो वो 3 शेयरिंग किया नाइट्रोजन के साथ में, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया कोवेलेंट बॉन्डिंग करके, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 8 इलेक्ट्रॉन, 3 शेयरिंग किया तो 8 इसका भी हो गया, देखो 8 इसका हो गया। और इसके पास अभी कार्बन के पास अभी तक 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। पोटेशियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन को उठा करके दे देगा कार्बन को, तो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 पहले थे, 1 अभी आ गया, 8 हो गया। और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो लॉस करके आर्गन के स्ट्रक्चर को एक्वायर कर गया। तो ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है K+CN-, ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। तो ये आपका पोटेशियम साइनाइड हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर दें तो NaOH, ठीक है। NaOH का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में अपना कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन का आपका क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, एक यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग कर दिया हाइड्रोजन के साथ में, तो 7 हो गया। अब सोडियम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे देगा, ठीक है। तो कैसा बन जाएगा, Na+ और OH, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया सोडियम से, तो OH के ऊपर O के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। तो Na+ और OH माइनस स्ट्रक्चर जो हम लोग बोलते हैं वो कुछ ऐसा होता है। देन बात कर दे N2O के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन आपस में पहले ट्रिपल बॉन्डेड हो जाता है ना। और नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को, दोनों में से कोई भी एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कोऑर्डिनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर देगा। तो देखो N2O का स्ट्रक्चर बन गया, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिए, N2O का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग का है N2O2, N2O3 और N2O4 और N2O5 भी होने वाला है। तो N2O4 और N2O5 देख लो इस साइड में पहला और दूसरा स्ट्रक्चर है, तो हम सारे स्ट्रक्चर्स को यहीं पे बना देते हैं। देखो N2O2 है, तो नाइट्रोजन जो है सो सेंट्रल एटम होगा। अब 2 नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम बना दो। तो नाइट्रोजन को देखो हम बना दिए सेंट्रल एटम, और रहा यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया बॉन्डेड एटम। अब दोनों सेंट्रल एटम में बॉन्डेड एटम को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2 अभी ऑक्सीजन है मेरे पास, तो आप क्या कर दो भाई, ऑक्सीजन तो अपना 3 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 5 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर दो, इधर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर दो। तो बॉन्डेड एटम को दोनों के ऊपर इक्वली बांट दो, एक ऑक्सीजन इधर को मिल गया तो एक ऑक्सीजन इधर को मिल गया, ठीक है। चलिए इसके बाद
अब स्ट्रक्चर हो जाता है N2O3 का, एक और ऑक्सीजन आ गया। तो देखो नाइट्रोजन के पास हमको क्या दिख रहा है, एक एक लोन पेयर दोनों नाइट्रोजन के पास दिख रहा है। अब दोनों में से कोई एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा, तो N2O3 का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर ये N2O4 का स्ट्रक्चर हो जाता है, N2O4 कंपाउंड अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब दूसरा वाला नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा। अब मान लो N2O5 आ गया, N2O5 हो गया, तो N2O5 अब कैसे बनेगा, तो अब एक ऑक्सीजन इस दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, दोनों सेंट्रल एटम के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाता है, तो N2O5 का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप N2O2, N2O3, N2O4 और N2O5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग देखें। अगला कंपाउंड हम लोग का HNO2, ठीक है। तो HNO2 के ऊपर ही तो मैंने आपको बनाना सिखाया था पूरा ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन को दूर कर दीजिए किससे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, तो डबल बॉन्ड O, तो देखिए आपका N2O3 बन गया। अब इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अभी रह जाता है। अगर एक सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो सेंट्रल एटम कोऑर्डिनेट कर देगा। यहाँ पे जब N2O3 आएगा, एक और ऑक्सीजन आएगा, तो नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट कर देगा एक ऑक्सीजन को, तो बन जाएगा HNO3। अब यहाँ पे देखो एक मैंने रेडिकल ले लिया था NO3 माइनस, नाइट्रेट रेडिकल को मैंने यहाँ पे ले लिया था। ये कैसे होगा, यहाँ पर देखो अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ दें, हाइड्रोजन को हम तोड़ दें, है ना, ये तो एसिडिक है। जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अगर हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ और O-, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरे पार्ट को देखो, तो ये क्या बना, NO3- बना ना। तो NO3- का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, और इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ गया और H+ को बाहर रिलीज कर दिया गया। तो यहाँ पे H+ क्या हो गया, रिलीज हो गया, है ना। तो ये बन गया आपका नाइट्रेट रेडिकल। ऐसे रेडिकल्स बनाना मैंने आपको पहले सिखाया था, है ना। पहले कहाँ पे सिखाया था, जब आपको H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाया था, और वहाँ पे बताया भी था कि ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका HNO2 का स्ट्रक्चर हो गया, HNO3 का स्ट्रक्चर हो गया, और NO3- का भी स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं H2SO3, H2SO4, H2SO5, ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ में कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम बनेगा। सेंट्रल एटम का सिलेक्शन आपको बहुत अच्छे से मैंने पिछले क्लास में सिखाया था। 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम से दूर कर दीजिए। सेंट्रल एटम को ऑक्सीजन के साथ में, हाइड्रोजन को आप अटैच कर दीजिए सेंट्रल एटम से, किसके हेल्प से, किसके हेल्प में, ऑक्सीजन के हेल्प से। तो ऑक्सीजन के हेल्प से आप इसको अटैच कर दीजिए। अब सल्फर का देखो, सल्फर सेंट्रल एटम है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। इसका 6 इलेक्ट्रॉन था, देखो ये 8 हो गया, और बगल का ऑक्सीजन का भी देखो 8 हो गया, और हाइड्रोजन का भी आपका क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये सल्फर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करना शुरू करेगा। तो ये H2SO3 है, तो सल्फर एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा, तो देखो H2SO3 बन गया। अब आ जाएगा बात H2SO4 का, तो सल्फर एक और ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे अपने इस लोन पेयर से एक और ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर दे तो H2SO4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो H2SO3 हो गया और H2SO4 हो गया। अब आएगा एक और ऑक्सीजन H2SO5। तो H2SO5 अगर आएगा तो सल्फर क्या करेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो साइड का है ये परऑक्सी लिंकेज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, तुरंत ये परऑक्सी लिंकेज बनेगा, और परऑक्सी लिंकेज बन के ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज बन गया, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, H2SO5 बन गया, है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि तब H2SO6 भी बना देते हैं, इस साइड में भी एक परऑक्सी लिंकेज लेकर के आते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक कंपाउंड एक ही परऑक्सी लिंकेज को कैरी कर सकता है, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज जो होता है वो कंपाउंड को अनस्टेबल बनाने लगता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या हर कंपाउंड में यही होगा कि एक ही परऑक्सी लिंकेज हम बना सकते हैं? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिसके पास एक से ज़्यादा परऑक्सी लिंकेज देखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे CrO5 ये एक कंपाउंड है, देखो यहाँ पे मैंने CrO5 एक कंपाउंड देख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स चैप्टर में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है। CrO5 का देखो आपका कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, ये देखो एक परऑक्सी आपको इस साइड में दिखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड आपको दिखा।
देखो CrO5 कंपाउंड में आपको दो जगह पे परऑक्सी लिंकेज दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि क्रोमियम के ऊपर में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये रिडॉक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे सिर्फ वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाएंगे। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करें CrO5 के बाद कि H2S2O3। आप थोड़ा गौर करना, तो देखो यहाँ पे O3 से लेकर के O4, O5, O6, O7 और O8 तक के मैंने सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बता दिए आपको एक ही सीरीज के, जिसमें H2S2O3 H2S2O7 ओलियम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपका AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका AIPMT या नीट में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है H2S2O7 पे। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलो H2S2O3 से शुरू करते हैं और H2S2O8 तक का सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो दो सल्फर है, तो दो सेंट्रल एटम ड्रॉ कर दो, दोनों सल्फर को आप सेंट्रल एटम बना दो। ठीक है, और जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं वो दोनों ही सेंट्रल एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे दो सल्फर तो हो गया, अब 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन दोनों में बांट दो और 1 ऑक्सीजन को अभी बचा के रखो। तो क्या हो गया भाई, सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक OH, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग दूर कर दिए सेंट्रल एटम से ऑक्सीजन के हेल्प से। ठीक है, रूल्स हमेशा आप फॉलो करो, जो भी रूल्स मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था वो रूल्स आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये बन गया आपका H2S2O2। अब देखो एक और ऑक्सीजन मेरे पास बचा हुआ है, एक ऑक्सीजन है, H2S2O3 मेरा कंपाउंड है। तो कोई भी एक सल्फर एक ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, H2S2O3 बन गया। अब अगर एक और ऑक्सीजन आता है और कंपाउंड हो जाता है H2S2O4, तो O4 हो जाता है, तो क्या करेंगे, अब दूसरा वाला सल्फर एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा। अब एक ही सल्फर से दो आप कोऑर्डिनेट मत करवाओ, सिमेट्री आप मेंटेन करो कंपाउंड का। ठीक है, तो ये बन जाएगा H2S2O4। एक और ऑक्सीजन अगर आ गया, H2S2O5 अगर कंपाउंड हो गया, तो क्या होगा, कोई भी एक सल्फर अपना दूसरे कोऑर्डिनेट को, दूसरे लोन पेयर को कोऑर्डिनेट कर देगा एक ऑक्सीजन को। O6 आएगा तो ये अब एक और कोऑर्डिनेट कर देगा, तो H2S2O6 हो गया। अब O7 आएगा तो अब क्या कोई कोऑर्डिनेट रहा, अब क्या कोई लोन पेयर बाकी रहा जहां से कोऑर्डिनेट किया जा सके, तो नहीं। तो इस केस में क्या होता है, बीच में आ जाएगा, सेंट्रल एटम के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा। तो चलो भाई सेंट्रल एटम के बीच में जगह बनाते हैं, ऑक्सीजन को लेके आते हैं वहां पे। तो एक ऑक्सीजन देखो सेंट्रल एटम के बीच में आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, H2S2O7। अब देखो AIPMT यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एक बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो SOS पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है SOS पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग, है ना। तो ये तो मतलब लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है SOS, लेकिन जो ओलियम का स्ट्रक्चर जानता है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का पार्ट बहुत अच्छा है, जिसने बार बार प्रैक्टिस किया है, सिर्फ वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, और बाकी लोग सोचते रह जाएंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा, है ना। तो इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाकर के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको मतलब इतना हेल्प करेगा कि एक डिफरेंस दिखेगा, जिनको स्ट्रक्चर आता है और जिनको स्ट्रक्चर नहीं आता है, ऐसे दो स्टूडेंट्स की कैटेगरी बन जाएगी क्लास में, है ना। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से सीखिए, बहुत ज़रूरी है ये सीखना। तो ये आपका हो गया ओलियम का स्ट्रक्चर। ऐसे ओलियम कंपाउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, H2SO4 में हम लोग पढ़ेंगे H2SO4 का प्रिपरेशन में। तो ये हो गया आपका H2S2O7। अब है H2S2O8, तो एक और ऑक्सीजन आ गया। अब एक और ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या करेगा, परऑक्सी लिंकेज की तरफ जाएगा। तो परऑक्सी लिंकेज में जब जाएगा तो परऑक्सी कहाँ बनेगा, तो परऑक्सी बीच में बनेगा। परऑक्सी कहाँ बनेगा, परऑक्सी यहाँ बीच में बनेगा। ठीक है, दोनों सेंट्रल एटम के बीच में। तो यहाँ पे आ गया परऑक्सी लिंकेज। तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर आपका हो गया। ठीक है, तो देखो ये पूरा सीरीज आपका कंप्लीट, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8। ये आपका पूरा O8 तक के सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट ध्यान देते हैं, जो हम लोग का स्ट्रक्चर है वो है
HClO2 HClO4, तो एक काम करते हैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कंपाउंड ऐड कर देते हैं HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ठीक है। तो ये चारों कंपाउंड, ये चारों भी अभी आप देखो तो हाल फिलहाल में ही नीट में ही पूछ के रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके नीट में आ रखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे HClO का स्ट्रक्चर पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। HClO में क्या रहेगा, क्लोरीन रहेगा आपका सेंट्रल एटम, ठीक है, और ऑक्सीजन के थ्रू पहले आप हाइड्रोजन को दूर कर दो, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये देखो कुछ क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को हम लोग दूर कर दिए ऑक्सीजन के हेल्प से, तो देखो HClO का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के भी देखो 2 बॉन्ड बन गए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन का भी 1 बॉन्ड बन गया तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो HClO का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करेंगे HClO2 का, तो अब क्लोरीन क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट कर देगा तो ये HClO2 बन जाएगा। अब अगर एक और ऑक्सीजन आ गया HClO3 की तरफ चले जाएंगे तो HClO3 में एक और कोऑर्डिनेट कर देगा तो HClO3 बन गया। और HClO4 जब आ गया तो क्लोरीन के पास एक और अभी लोन पेयर बचा हुआ है तो वहां से एक और कोऑर्डिनेट कर दिया जाएगा तो ये HClO4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा हो गया। अब बात करें कि नीट इस पे क्वेश्चन क्या पूछा था, तो नीट इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा था। तो चलो इधर साइड में हम एक फंडा लिख ही देते हैं, क्या लिख देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है, एसिडिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के। ऑक्सीजन एटम ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। और एक और चीज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इंक्रीज करता चला जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन के ऊपर में इंक्रीज हो जाएगा, +1 रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे +1 रहेगा, यहाँ +3 रहेगा, यहाँ +5 रहेगा और यहाँ +7 रहेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भाई जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वहाँ पे ज्यादा, या जहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो HClO4 इज मोर एसिडिक देन HClO3 देन HClO2 देन HClO, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, इधर उधर बात मत जाने दो। फिर बात करते हैं हम लोग Cl2O7 का। तो पूरा इसका भी एक पूरा एक सीरीज बनता है, Cl2O3 Cl2O5 Cl2O7 पूरा एक सीरीज बनता है। तो Cl2O7 हम डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं। Cl2O7 में देखो क्लोरीन, ऐसे 2 क्लोरीन बन गया। अब दोनों क्लोरीन के बीच में आप एक ऑक्सीजन को डाल दो, और क्लोरीन के पास कितना है, 3 ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ही लोन पेयर पे एक ऑक्सीजन को बैठा दो। तो देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया और इस साइड में 3 ऑक्सीजन हो गया। तो देखो ये क्या बन गया, ये Cl2O से लेकर के Cl2O7 तक का पूरा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये Cl2O रहा, फिर Cl2O3 आएगा, फिर O4 आएगा, O5 आएगा, O6 आएगा और आपका O7 आएगा। तो पूरा आपका Cl2O से लेकर के Cl2O7 तक के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिए, आप इसको देख लो। तो ये तो हो गया आपका Cl2O7। अब हम लोग देखते हैं CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर। तो CrO2Cl2 में देखो ये क्रोमियम है। अब क्रोमियम के साथ 2 ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन अटैच है, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना हमेशा सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच होना पसंद करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक क्लोरीन देखो, दोनों क्लोरीन ऐसे सिंगल बॉन्डेड आकर के Cr से अटैच हो जाएगा, और ये लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आकर के ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, दोनों ऑक्सीजन। तो CrO2Cl2 का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात कर दें, अगला स्ट्रक्चर है C3O2। तो देखो C3O2, ये ऑर्गेनिक में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड पढ़ते हुए ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो C3O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। देन आप बात करते हैं CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या रहेगा, एक कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जाकर के आपका अटैच्ड हो गया है किसके साथ में, OCl2 के साथ में। तो एक OCl रहेगा, ठीक है, और एक आपका एक Cl यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका CaOCl2 का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। देन है CaC2, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। CaC2 ये तो इंडिया का हर एंट्रेंस पूछ चुका है ना। क्वेश्चन क्या होता है बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बिना स्ट्रक्चर के वो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। कैल्शियम है और 2 कार्बन है, कैल्शियम कार्बाइड इसको बोलते हैं। यहाँ पे कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्डेड हो जाता है और
कैल्शियम कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना है, 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, आपस में 3 बॉन्ड वो लोग बना लेते हैं। अब ये एक कैल्शियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को और अपना एक दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो कैल्शियम अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और दोनों ही कार्बन पे क्या आता है, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो CaC2 का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बाइड। तो देखो कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना है, 3 बॉन्ड बना है। 3 बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। कोई भी एटम के बीच में, किसी भी 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा कहते हैं और उसके बाद जो भी बॉन्ड्स बनते हैं सबको पाई कहते हैं। ये आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ोगे, केमिकल बॉन्ड के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप इस चीज को जान के रखो। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंडिया का हर एक एंट्रेंस पूछ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग का O3 का, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो ओजोन का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लो, O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर में कोऑर्डिनेट कर दो, किसी भी एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर दो, तो ये आपका O3 का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं P4, P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर बनाने का। ये स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, तो P4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो चलो हम एक थोड़ा सा मस्ती कर देते हैं। देखो 4 पेशेंट्स हैं, 4 अलग अलग कॉर्नर में, और सारे पेशेंट्स अपने अपने दुख को एक दूसरे के साथ बांटते रहते हैं, तो सब आपस में एक बॉन्डेड होते ही हैं, सब आपस में एक एक बॉन्ड बना के रखते हैं। ठीक है, अब बताओ 4 कॉर्नर में अगर पेशेंट है, 4 अलग अलग कॉर्नर में पेशेंट है, तो डॉक्टर कहाँ होगा, डॉक्टर कहाँ होगा, बीच में होगा। तो डॉक्टर का सिंबल आप दे दो बीच में, देखो। ठीक है, तो ये हो गया P4 का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक फास्फोरस बाकी के तीनों फास्फोरस के साथ अटैच रहता है। एक फास्फोरस, कोई भी एक फास्फोरस आप देख लो, वो बाकी के तीनों फास्फोरस के साथ में बॉन्ड बनाए हुए होगा, है ना, बाकी के तीनों फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है P4 का स्ट्रक्चर। अब P4O6 क्या होगा, तो P4O6 होगा कि यहाँ पे जितना भी फास्फोरस का बॉन्ड है, एक बार थोड़ा बॉन्ड का नंबर काउंट करो तो कितना बॉन्ड है, तो 6 बॉन्ड होगा। P4 का यहाँ पे फास्फोरस के बीच में कितना बॉन्ड होगा, 6 बॉन्ड होगा। 6 बॉन्ड देखोगे कैसे कैसे, देखो एक एक करके मिटाना शुरू करते हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, है ना, तो 6 बॉन्ड होता है। अब क्या होगा, इस जितने भी बॉन्ड्स हैं फास्फोरस के, उन सारे बॉन्ड्स में बीच में एक एक हाइड्रोजन आ जाए, बीच में एक एक ऑक्सीजन आ जाएगा। हर फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो हर फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो देखो हर फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इस दोनों के बीच में भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा और इस दोनों के बीच में भी एक ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो P4O6 बन गया। 6 बॉन्ड था, 6 ऑक्सीजन अपना अपना जगह ले लिया। अब हर फास्फोरस के पास क्या है, एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो P4O10 जब हो गया तो 4 ऑक्सीजन और आ गया, तो चारों फास्फोरस क्या कर दिया, एक एक को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दो, P4O10 बन गया, तो P4 बना, P4O6 बना और P4O10 बना। क्लियर है मेरी बात, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं S6 और S8 का। तो आपका स्ट्रक्चर है S6, ठीक है, अगला स्ट्रक्चर S6 और S8 है। तो S6 मतलब हम संजय सिंह, है ना, देखो S, ठीक है, देखो SS दिखा, डबल S, एक S यहाँ और एक S यहाँ, तो S सिंह। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे ना बेटा एक एक सल्फर लगा दीजिए, है ना, एक एक सल्फर लगा दीजिए। आपके लिए पता है डबल S का मतलब क्या होता है, श्योरली सक्सेस। ठीक है, और श्योरली सक्सेस विथ एस सिंह सर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्दी आप पहुंचोगे, कहाँ पे पहुंचोगे, चेयर पे बैठोगे। किसके चेयर पे बैठोगे, IITs में जाकर के IITs के लेक्चर रूम में चेयर पे बैठोगे। तो श्योरली सक्सेस लेकर के सीधा चेयर पे बैठोगे। S6 का जो शेप होता है वो चेयर शेप्ड होता है।
तो H6 कंपाउंड चेयर के जैसा दिख रहा है, देखो, है ना। तो कुर्सी पे वही बैठेगा जो सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा SS, है ना। इसके बाद S8 का स्ट्रक्चर आता है। S8 का स्ट्रक्चर है तो जो चेयर पे बैठता है उसके सर पे क्या होता है, क्राउन होता है, उसके सर पे क्या होता है, क्राउन होता है। तो S8 क्राउन शेप्ड बनता है, देखो क्राउन शेप्ड होता है। ऐसे थोड़ा सा हंसने के लिए बोल सकते हैं, धमाल पिक्चर में W ढूंढ लो। देखो यहाँ पर W दिख रहा है ना, तो बस ये W है भैया। अब W के नीचे बहुत खजाना है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर भी वैसा ही खजाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखो हर कॉर्नर पे एक सल्फर अटैच है। तो S8 बन गया। और S8 कैसा शेप्ड होता है, तो क्राउन शेप्ड होता है। जो चेयर पे बैठता है उसके सर पे क्राउन होता है। तो S6 और S8, S6 चेयर शेप्ड और S8 क्राउन शेप्ड, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका S6 और S8 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका NOCl, Na2H2O3 और HOCl। देखो ये NOCl जो है ना, ये आपका जो NOCl कंपाउंड है, NOCl 2006 IITs और फिर 2017 मेंस, है ना, 2017 2018 मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके एकदम स्ट्रक्चर में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। NOCl का स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन जो है ये डबल बॉन्डेड होता है एक ऑक्सीजन के साथ में और सिंगल बॉन्डेड होता है क्लोरीन के साथ में। NOCl का स्ट्रक्चर देख लो, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम बनेगा और नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम बना करके इसको क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, हम अभी थोड़ी देर पहले बताए भी थे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से जुड़ना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से हम उसको जोड़ दिए, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो NOCl का स्ट्रक्चर, इसको थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, या इसको टिल्डन रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक में इसको टिल्डन्स रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटीन के ऊपर में थायोनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो चलो हम उसको ऑर्गेनिक में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है Na2H2O3। तो Na2H2O3 से पहले हम HOCl का स्ट्रक्चर बना देते हैं। HOCl IIT 2005 का क्वेश्चन था, प्रोटीन के ऊपर में HOCl का अटैक करके प्रोडक्ट बताना था। तो जब तक स्ट्रक्चर नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। तो ये आपका HOCl का स्ट्रक्चर है, ठीक है। HOCl का स्ट्रक्चर ये है, हाइपोक्लोरस एसिड इसको कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग HClO तो बनाए ही थे, यही तो है HClO, देखो HClO, स्ट्रक्चर बस अलग हो गया, हम यहाँ पे बता दिया आपको। इसका नाम क्या है भाई, हाइपोक्लोरस एसिड। अब बात करते हैं हम लोग Na2H2O3 का। तो Na2H2O3 स्ट्रक्चर और आपका रिडॉक्स में ये पूछा जाता है, अक्सर रिडॉक्स में देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो सल्फर बन गया सेंट्रल एटम, और जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि मेटल्स को, एक्टिव मेटल्स को दूर भगा देना है, तो हम दूर भगा दिए सेंट्रल एटम से। अब यहाँ पे सल्फर के पास क्या हो गया, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, तो एक लोन पेयर से ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए और दूसरे लोन पेयर से एक सल्फर को अटैच कर दीजिए। अब रिडॉक्स में क्वेश्चन पूछता है हमेशा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो अब समझने वाले मेरे क्वेश्चन को समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका Na2H2O3 का स्ट्रक्चर। तो आपका जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने आपको दे रखा था, मैंने सब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप प्रैक्टिस करो और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के ऊपर में, ठीक है। अब चैप्टर्स में जब हम लोग इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में जब हम लोग होंगे तो अलग अलग कंपाउंड्स हम लोग के सामने आएगा। मोस्ट ऑफ इन्हीं जितना स्ट्रक्चर हम लोग देखें इन्हीं में से हम लोग के काम आ जाएगा। और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं लाइक आपका KMnO4, K2Cr2O7 में भी शायद मैंने बता दिया था पिछले क्लास में ही। तो वो सारे स्ट्रक्चर्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो आप इन सब के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कुछ बचे खुचे जो स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग चैप्टर में पढ़ते हुए देख लेंगे, ठीक है।